एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस रात नौलक्खे ने शारिक के सामने भी अपने खदशात का इजहार किया तो वो मुस्कुरा कर रह गया। उसने भी समीना की तरह नौलक्खे को समझाने की कोशिश की कि उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि अब उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है गुल रहमान वगैरह को उनकी वापसी पर कोई एतराज ना हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों की रहनुमाई के बगैर वो वापस कैसे जा सकेंगे। वो इन पहाड़ों में भटक कर भूख प्यास से एड़ियां रगड़ते मर जाएंगे। नौलक्खे ने बहस न की। समीना और शारिक की बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई थी। वैसे उसके ख्याल में शारिक का यह कहना दुरुस्त ही था कि अगर गुल रहमान उनकी वापसी पर आमादा हो भी गया तो वो किसी रहनुमाई के बगैर उन पहाड़ों में भटक कर बड़ी अजियतनाक मौत मरेंगे। शारिक और समीना तो सो गए, लेकिन नौलक्खा देर तक जागता और यही सब कुछ सोचता रहा, और बिलाखिर उसे भी नींद आ गई। वो लोग सुबह 5 बजे उठे। हस्बे मामूल बाजिद खान ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार किया। रास्ते के लिए भी कुछ रोटियां तैयार कर ली गई। बकरे का खुश्क गोश्त वाफिर मिकदार में मौजूद था। बाजिद खान ने तमाम चीजें पैक करके घोड़े पर लाद दी और फिर तुलुए आफ्ताब से पहले ही वो लोग उस किले से रुखसत हो गए। सर्दी अच्छी खासी थी। उन सब ने रूसी फौजी जैकेटें पहन रखी थीं। फौजी वर्दियों की तरह जैकेटें भी वाफिर मिकदार में किले में मौजूद थीं। समीना ने तो 3 फालतू जैकेटें भी अपने साथ रख ली थीं। दरिया उसी जगह से पार किया गया जहां से गुज़श्ता रोज समीना ने मलिक फिरोज को पार करते हुए देखा था। दरिया पार करने के बाद वो किनारे के साथ साथ चलते रहे। मलिक फिरोज और गुल रहमान के घोड़े आगे थे, उनके पीछे समीना, शारिक और नौलक्खा, और सबसे आखिर में नजीबुल्लाह और बाजिद खान थे। दरिया के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। पहाड़ों की बुलंदियों पर तो दरख्त नजर आ रहे थे, मगर उनके दामन बंजर थे। कहीं कहीं झाड़ियां नजर आ रही थीं। वो दरिया के साथ साथ तंग सी वादी में चलते रहे। एक जगह दरिया दाईं तरफ पहाड़ों में गायब हो गया, लेकिन वो उस तंग सी वादी में चलते रहे और बिलाखिर एक तंग से दर्रे में से गुजरकर एक वसीओ अरीज वादी में पहुंच गए। दरिया पहाड़ों में घूमता हुआ फिर सामने आ गया। समीना को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि दर्रे से पहले जिस तंग सी वादी से वो गुजर कर आए थे वो बंजर और वीरान थी, लेकिन दूसरी तरफ सरसब्जो शादाब वादी उनके सामने थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। धूप तेज होने के बावजूद जहां सर्दी थी वो कहीं रुके बगैर मुसलसल चलते रहे। दरिया कभी सामने आ जाता और कभी वादी में कहीं गायब हो जाता। 2 बजे के लगभग वो एक चट्टान के करीब रुक गए। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। दरिया दाईं तरफ तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर था और बाईं तरफ वो चट्टान थी जिसके करीब वो रुके थे। उस चट्टान से तकरीबन 60 फुट की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। आबशार से गिरने वाला पानी एक नदी की सूरत में बहता हुआ नशेब में दरिया से जा मिलता था। नदी काफी चौड़ी और गहरी थी। घोड़े उसे पार नहीं कर सकते थे। जिस जगह आबशार का पानी गिर रहा था वहां भी एक बहुत चौड़ा और गहरा तालाब सा बन गया था। उसके पीछे चट्टान के नीचे एक खोसी बनी हुई थी। पत्थरों की एक तकरीबन 4 फुट चौड़ी पट्टी सी थी जो उस खो में से होती हुई तालाब के किनारे के साथ साथ दूसरी तरफ चली गई थी। उस नदी के दूसरी तरफ पहुंचने का यही एक रास्ता था। नौलक्खे को जब पता चला कि इस पुल सिरात पर से गुजरना पड़ेगा तो उसकी जान निकल गई। मलिक फिरोज का घोड़ा सबसे आगे था। वो तालाब के किनारे खड़ा चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर उसने घोड़ा उस खो में डाल दिया। सिर्फ 2 मिनट के बाद वो आबशार के दूसरी तरफ पहुंच गया। गुल रहमान और शारिक वगैरह भी दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। अब समीना की बारी थी। उसने भी घोड़ा आगे बढ़ा दिया। खो में तारीकी थी। सामने पानी की चादर गिर रही थी और पीछे गार सा था जो चट्टान के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। उस गार के दहाने और तालाब के दरमियान तकरीबन 4 फुट चौड़ी जगह थी जहां पत्थर बिखरे हुए थे। ऊपर से गिरने वाले पानी की मिकदार अंदर आ रही थी। समीना बहुत मोहतात होकर घोड़े पर बैठी हुई थी। वो जानती थी कि पत्थरों पर अगर घोड़ा लड़खड़ा गया तो वो सीधी तालाब में जा गिरेगी। तालाब बहुत गहरा था। उसमें गिरने के बाद सिर्फ वही शख्स बाहर आ सकता था जो तैरना जानता हो, लेकिन इस तरह हादसाती तौर पर गिरने से इंसान बदहवास जरूर हो जाता है। समीना खैरियत से दूसरी तरफ पहुंच गई। उसने कलमा शुक्र अदा किया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसने मुड़कर देखा। नौलक्खा घोड़े को आगे बढ़ाते हुए झिझक रहा था, लेकिन बहरहाल उसे आगे तो बढ़ना ही पड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। समीना को उसके साथ रहते हुए कई महीने गुजर चुके थे। वो उसे अच्छी तरह जान चुकी थी।
वो एक बहादुर और निडर आदमी था। कराची की मुहिम के दौरान समंदर में सफर करते हुए बदतरीन हालात में भी समीना ने उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नहीं देखे थे। फिर मस्कत में जो हालात पेश आए थे उन्हें भी नौलखे ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया था, बल्कि वो तो दूसरों का हौसला बढ़ाता रहा था। लेकिन अब ये बात समीना की समझ में नहीं आ रही थी कि नौलखा इस कदर खौफजदा क्यों था। नौलखे का घोड़ा तकरीबन निस्फ रास्ता तय कर चुका था। दफतन घोड़े का अगला पैर किसी पत्थर पर रपट गया। घोड़ा हिनहिनाता हुआ आगे को झुका और उसके साथ ही नौलखे ने घोड़े से छलांग लगा दी। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसने बदहवास होकर खुद छलांग लगाई थी या वो घोड़े के लड़खड़ाने से अपना तवाजुन बरकरार न रख सका था। बहरहाल वो उछल कर तालाब में गिरा और उसके मुंह से एक खौफजदा सी चीख निकल गई। नौलखे को गिरते देखकर समीना के मुंह से भी चीख निकल गई। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। नौलखा तालाब में गिरने के बाद पानी में बैठता चला गया और फिर वो निगाहों से ओझल हो गया। गुल रहमान और उसके साथी इस सूरत हाल से खौफजदा हो गए थे। गुल रहमान तो एकदम घोड़े से उतर आया था। शारिक भी घोड़े से छलांग लगाकर दौड़ता हुआ तालाब के किनारे पर पहुंच गया। तकरीबन 30 सेकंड बाद नौलखा पानी की सतह पर उभर आया। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। शारिक ने तालाब में छलांग लगा दी और तैरता हुआ नौलखे के करीब पहुंच गया। नौलखा बदहवास हो गया था। उसने शारिक से लिपटने की कोशिश की, मगर शारिक ने अपने आप को उसकी गिरफ्त में नहीं आने दिया और उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर किनारे की तरफ खींचने लगा। नौलखा चूंकि हाथ पैर मार रहा था, इसलिए उसे किनारे तक ले जाने में शारिक को खासी दुश्वारी पेश आई थी। गुल रहमान और नजीबुल्लाह किनारे पर झुके हुए थे। उन्होंने नौलखे को पकड़कर बाहर खींच लिया। समीना ने भी शारिक को सहारा देकर तालाब से निकाल लिया। नौलखे को जमीन पर लिटा दिया गया। ये गनीमत था कि उसके पेट में ज्यादा पानी नहीं गया था। गुल रहमान उसे औंधा लिटाकर ट्रीटमेंट दे रहा था। चंद मिनट के बाद नौलखे को उठाकर बिठा दिया गया। अब वो पहले से बेहतर था और उसकी बदहवासी भी खत्म हो रही थी। समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, नौलखे भाई, अगर नहाने का शौक था तो पहले बता देते, हम सब इस तरह खौफजदा ना होते। नौलखा बोला, बस समीना बीबी, अचानक ही नहाने को दिल चाहने लगा था। वो लोग कुछ देर वहां बैठे और फिर तकरीबन 20 गज आगे जाकर दरख्तों के नीचे पड़ाव डाल दिया। नौलखे ने एक तरफ जाकर कपड़े बदले और भीगे हुए कपड़े सूखने के लिए झाड़ियों पर फैला दिए। तालाब का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। कपड़े बदल लेने के बावजूद नौलखे पर कपकपी सी तारी थी। वो धूप में जाकर बैठ गया। नजीबुल्लाह और बाजिद खान इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके खाना पकाने की तैयारी करने लगे। वो लोग तुर खान और उसके साथियों के घोड़े भी साथ ले आए थे। एक घोड़े पर सामान लदा हुआ था जिसमें आटे का थैला भी था। बाजिद खान ने थैला उतारा तो समीना आगे आ गई। समीना बोली, तुम गोश्त वगैरह तैयार कर लो, रोटियां मैं पकाऊंगी। बाजिद खान ने कहा, नहीं बीबी, तुम आराम से बैठ जाओ, हम पकाएगा। समीना बोली, नहीं, रोटियां तो मैं ही पकाऊंगी, और उसने आटे वाला थैला उससे ले लिया। उनके पास एल्यूमिनियम के बर्तन भी थे। समीना एक बर्तन में नद्दी से पानी ले आई और तसले में आटा गूंदने लगी। इस दौरान नजीबुल्लाह पत्थरों का चूल्हा बनाकर आग जला चुका था। समीना ने तवा चूल्हे पर रखा और रोटियां पकाने लगी। बाजिद खान ने दूसरा चूल्हा तैयार करके आग जला ली और एल्यूमिनियम की एक पतीली में खुश्क गोश्त के टुकड़े तलने लगा। खाना खाने के बाद समीना इधर उधर टहलने लगी। बड़ा हसीन मंजर था। ऐसे मनाजिर उसने फिल्मों में ही देखे थे, लेकिन उस वक्त वो खुद एक हसीन तरीन मंजर का हिस्सा बनी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने पड़ाव उठा दिया और आगे रवाना हो गए। इस मर्तबा उनकी रफ्तार तेज थी। दरिया दाईं तरफ रह गया था और वो मुसलसल बाएं तरफ चल रहे थे। वादी भी बतदरीज तंग होती जा रही थी, लेकिन हरियाली और सब्जे में कोई फर्क नहीं आया था। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था और उनके साए बढ़ रहे थे। उन्हें एक बार फिर एक तंग से दर्रे में से गुजरना पड़ा। उस दर्रे के दूसरी तरफ एक और वादी थी जो मुसलसल नशेब की तरफ चली गई थी। वो तंग से रास्ते पर उतरते रहे और बिलाखिर एक नद्दी ने उनका रास्ता रोक लिया। वो सब लोग घोड़ों से उतर आए और नद्दी से पानी पीने लगे। ठंडा और मीठा पानी उनके सीनों में ठंडक सी पैदा करता चला गया। समीना ने गुल रहमान की तरफ देखते हुए पूछा, और कितना चलना होगा? गुल रहमान बोला, हमारा पड़ाव अब ज्यादा दूर नहीं है। रात वहां गुजारने के बाद सुबह आगे रवाना होंगे। नद्दी ज्यादा चौड़ी नहीं थी। उसे पार करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इस तरह उनका सफर एक बार फिर शुरू हो गया। शाम के साए ढलने लगे। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया था। दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। शाम का मलगजा सा अंधेरा बतदरीज गहरा होने लगा। वो चट्टानों के दरमियान एक तंग से रास्ते से गुजर कर रुक गए। सामने नशेब में एक मकान नजर आ रहा था। 2 आदमी उस मकान से बाहर आ गए और फिर वो तेजी से उस तरफ आने लगे। मलिक फिरोज ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। 10 मिनट के बाद वो लोग उस मकान में मौजूद थे। समीना और नौलखा जिस कमरे में आए थे वहां फर्श पर मोटा नमदा बिछा हुआ था। समीना कमरे में आते ही नमदे पर गिर गई। दिन भर घोड़े की पुश्त पर सफर करने से वो बुरी तरह थक गई थी।
नमदे पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो रात बड़े सुकून से गुजरी और फिर सुबह होते ही उनका सफर शुरू हो गया। ये सफर पहले से ज्यादा दुश्वार साबित हो रहा था। सरसब्ज वादियां बहुत पीछे रह गई थी। अब उनके चारों तरफ खुश्क बंजर पहाड़ थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे, लेकिन दरख्तों के वो झुंड उनके रास्ते से बहुत हटकर थे। तेज धूप से चट्टानें तप रही थीं। उन्होंने अगरचे जैकेटें उतार ली थीं, लेकिन गर्मी से निढाल हो रहे थे। जिस्म पसीने में शराबोर थे और रास्ते में कोई साया भी नजर नहीं आ रहा था जहां रुककर कुछ देर आराम कर लिया जाता। दोपहर 2 बजे तक वो कहीं रुके बगैर चलते रहे और बिलाखिर एक चट्टान के दामन में दरख्तों के एक झुंड के करीब रुक गए। वहां एक छोटा सा चश्मा भी था। वो सब घोड़ों से उतरते ही चश्मे की तरफ लपके थे। समीना, जो नौलक्खे को अब तक तसल्लियां देती रही थी, उसकी अपनी हालत सबसे अबतर थी। वो बुरी तरह निढाल हो रही थी। उसने सैर होकर पानी पिया और फिर चश्मे के करीब ही एक दरख्त के साए में लेट गई। मुसलसल घोड़े पर बैठे रहने से उसकी टांगों में बड़ी शिद्दत का दर्द हो रहा था और वो हौले हौले कर रही थी। आराम के लिए सिर्फ 1 घंटा मिला था। उसके बाद उनका सफर फिर शुरू हो गया। शाम से जरा पहले वो दरियाए लोगर के किनारे पहुंच गए और कई मील तक किनारे के साथ साथ सफर करने के बाद उन्होंने एक जगह पर दरिया उबूर किया और सफर जारी रखा। ये बड़ा सरसब्ज़ शादाब इलाका था। इनके चारों तरफ बागात थे, लेकिन उजड़े हुए। इन्हीं बागात में से होते हुए वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। चंद घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती खंडरों में तब्दील हो चुकी थी। गुल रहमान ने बताया कि अफगानिस्तान पर रूसी फौज के तसल्लुत के दौरान उस बस्ती में कई मरतबा रूसी फौजी आए थे। उनके गनशिप हेलीकॉप्टर भी फजा में परवाज करते रहते थे। रूसी फौजी अफगान मुजाहिदीन की तलाश में यहाँ आए थे। वो बस्ती के बाशिंदों को डराते धमकाते भी थे, लेकिन उन्होंने बस्ती को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये छोटी सी बस्ती तो खुद अफगानों ने तबाह की थी। एक धड़े के कुछ जंगजू यहाँ डेरा जमाए हुए थे कि मुखालिफ धड़े ने हमला कर दिया। उन्होंने उस बस्ती पर इतने गोले बरसाए थे कि एक भी मकान सलामत नहीं रहा था। उन्होंने उस बस्ती के खंडरों पर पड़ाव डाल दिया। समीना और शारिक वगैरह घूम फिर कर बस्ती देखने लगे। 20-22 घर थे और किसी घर की कोई दीवार सलामत नहीं थी। उस बस्ती से चंद गज के फासले पर एक छोटी सी नदी थी। समीना नदी में पैर लटका कर बैठ गई। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। यूं लग रहा था जैसे जिस्म की सारी थकन पैरों के रास्ते उतर रही हो। समीना ने नदी के दूसरी तरफ बहुत दूर दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, शारिक, वो देखो, उधर कोई आ रहा है। शारिक उसी तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न दिया। मगर दूसरे ही लम्हे उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया जो कभी दरख्तों में छुप जाता और कभी सामने आ जाता। शारिक बोला, चलो गुल रहमान को इत्तला करते हैं। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए खंडरों में आ गए। घुड़सवार के बारे में इत्तला मिलते ही गुल रहमान और उसके साथी राइफलें उठाकर नदी की तरफ दौड़ पड़े। शारिक भी अपनी राइफल संभाले उनके पीछे लपका। समीना और नौलक्खा आग के अलाव के करीब बैठे रहे, लेकिन उन दोनों ने भी अपनी राइफलें अपने करीब रख ली थीं। गुल रहमान और उसके साथी दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में घात लगाकर बैठ गए। गुल रहमान बहुत दूर तक देख रहा था, लेकिन उस घुड़सवार के पीछे और कोई नहीं था। वो अकेला ही था। चंद मिनट के बाद वो घुड़सवार करीब पहुंचकर रुक गया। उसने शायद किसी किस्म का खतरा महसूस कर लिया था। वो घोड़े पर बैठा मोहतात अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर ढाटा बंधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। फिर उसने चेहरे से ढाटा उतार दिया और इधर उधर देखते हुए दर्री जबान में चीख कर बोला, कोई है, यहाँ कोई है। गुल रहमान शारिक के करीब था। उसने शारिक को वहीं दुबके रहने का इशारा किया और अपनी राइफल संभाले पत्थर की आड़ से निकलकर सामने आ गया। गुल रहमान ने उसे राइफल की जद पर लेते हुए कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? अपने आप को राइफल की जद पर देखकर उस शख्स के चेहरे के तासुरात में जरा भी तब्दीली ना आई थी। वो मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रहा था। हालांकि उसके कंधे पर राइफल लटकी हुई थी, लेकिन उसने राइफल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश भी न की। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं सईदाबाद से आया हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? गुल रहमान बोला, मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, लेकिन सईदाबाद तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम अकेले हो? अमानुल्लाह नामी उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मैं अकेला हूँ। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे साथ मलिक फिरोज भी है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास पलंदर खान का पैगाम है। मलिक फिरोज और पलंदर खान का नाम सुनकर गुल रहमान चौंक गया। उसने गहरी नजरों से अमानुल्लाह की तरफ देखा। वो पलंदर खान के बहुत से साथियों को जानता था, लेकिन ये चेहरा उसके लिए अजनबी था। उसने पीछे मुड़कर मलिक फिरोज को आवाज दी। मलिक फिरोज खासा पीछे था। वो दरख्तों की आड़ से निकल कर सामने आ गया। अमानुल्लाह उसे देखकर घोड़े से उतर आया। मलिक फिरोज ने भी अमानुल्लाह को पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से अमानुल्लाह से मुसाफा किया और फिर शारिक और गुल रहमान के दूसरे साथी भी कमीनगाहों से निकल कर सामने आ गए। मलिक फिरोज ने सबसे अमानुल्लाह का तारुफ करवाया। वो पलंदर खान का आदमी था। वो लोग उसे लेकर खंडरों में आ गए, जहां समीना और नौलक्खा भी मौजूद थे।
समीना कहवा बना रही थी। उसने केतली चूल्हे से उतार ली और प्यालियों में कहवा उंडेलने लगी। नौलक्खा एक एक प्याली उठाकर दूसरों की तरफ बढ़ाता जा रहा था। उस वक्त शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। खंडरों से बाहर की तरफ तारीकी थी। वो लोग एक मकान के खंडर में डेरा जमाए हुए थे। दीवारों की वजह से वो तेज हवा से बचे हुए थे और आग की रोशनी भी बाहर से नहीं देखी जा सकती थी। मलिक फिरोज ने कहवे की चुस्की लेते हुए सवालिया निगाहों से अमानुल्लाह की तरफ देखा। बोला, हाँ अब बताओ, तुम पलंदर खान का क्या पैगाम लेकर आए हो? हालांकि उसे मालूम है कि हम कल दोपहर के बाद किसी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। फिर उसे पैगाम भेजने की क्या जरूरत थी? क्या कोई बहुत खास बात है? अमानुल्लाह ने समीना की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ खास बात ही है तो मुझे भेजा है। उसे यकीन था कि तुम लोग इसी रास्ते से आओगे। वैसे 2 आदमी और भी दूसरे रास्ते पर भेजे गए हैं। मलिक फिरोज ने पूछा, पैगाम क्या है? अमानुल्लाह बोला, पैगाम यह है कि तुम लोग यहाँ से सईदाबाद जाने की बजाय बराकी की तरफ मुड़ जाओगे और खानजादा की बस्ती में रुककर अगले पैगाम का इंतजार करोगे। मलिक फिरोज ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, रास्ते में इस तब्दीली की कोई खास वजह? अमानुल्लाह ने इस बात में सर हिलाया। बोला, हाँ, हुकूमत की मुखालिफ फौज ने सईदाबाद पर कब्जा कर लिया है। अगरचे बराकी के आसपास भी लड़ाई हो रही है, लेकिन वो जगह निस्बतन महफूज है, इसलिए तुम लोगों को उस तरफ जाने का मशवरा दिया गया है। मलिक फिरोज बोला, ओ, इसका मतलब है कि मेहमानों को कई रोज तक बराकी में रुकना पड़ेगा। अमानुल्लाह ने जवाब दिया, 2-4 रोज की बात है। सरकारी फौज सईदाबाद की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है कि मुखालिफ धड़ा 1-2 रोज में ये शहर खाली कर देगा और उसके बाद कोई खतरा नहीं होगा। मलिक फिरोज बोला, ठीक है, इस प्रोग्राम पर अमल करना पड़ेगा। उनमें ये सारी गुफ्तगू दर्री जबान में हो रही थी और इस जबान का एक लफ्ज भी शारिक वगैरह के पल्ले नहीं पड़ रहा था। और अब गुल रहमान उर्दू में उन्हें इस गुफ्तगू के बारे में बता रहा था। आखिर में वो कह रहा था, सईदाबाद काबुल गजनी शाहरा पर वाक़ है। ये शहर गो के बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काबुल के लिए इसकी बड़ी अहमियत है और बराकी काबुल से गुर्देज जाने वाली सड़क पर वाक़ है। अहमियत इस शहर की भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ हुक्मरान पार्टी के कदम मजबूत हैं। ये शहर भी दरियाए लोगर के किनारे पर आबाद है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाकर रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। शारिक बोला, और फिर सईदाबाद जाने के लिए हमें दोबारा इस तरफ आना पड़ेगा। गुल रहमान ने नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं, हम दरियाए लोगर के साथ साथ सफर करते हुए सईदाबाद पहुंच सकते हैं। समीना बोली, इस इलाके में तो कोई खतरा नहीं है। गुल रहमान बोला, यूं तो असल लड़ाई काबुल और उसके आसपास हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी इलाके को खतरे से पाक करार नहीं दिया जा सकता। लोग बड़े शहरों से निकलकर छोटी बस्तियों, जंगलों और पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी जगह महफूज नहीं है। ये बस्ती तुम्हारे सामने है, इसका जो हशर हुआ है वो तुम देख रहे हो। छोटे इलाकों में कभी कोई बाकायदा जंग नहीं होती, बल्कि छापामार जंग होती है, जिसका दाव चल जाता है मुखालिफ फरीक को नुकसान पहुंचाता है। ये अलग बात है कि नुकसान आम लोगों का होता है, अवाम मारे जाते हैं और उनकी इमलाक तबाह हो जाती है। इस खाना जंगी की वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और अब पता नहीं इसकी किस्मत में और क्या लिखा है। समीना बोली, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि किसी वक्त भी हम पर हमला हो सकता है। गुल रहमान ने इस बात में सर हिलाया। बोला, ऐसा मुमकिन है। समीना बोली, बराकी यहाँ से कितना दूर है? अगर वो महफूज जगह है तो हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गुल रहमान बोला, हम सुबह नमाज के बाद यहाँ से रवाना होंगे तो दोपहर 12-1 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। समीना बोली, सुबह होने का इंतजार क्यों किया जाए? क्यों ना अभी खाना खाने के फौरन बाद रवाना हो जाएं? गुल रहमान बोला, इन इलाकों में रात को सफर करना ज्यादा खतरनाक है। रात को सफर के दौरान किसी पार्टी की तरफ से हम पर हमला हो सकता है। अगर हमला न भी हो तो रास्ता इस कदर दुश्वार गुजार है कि हम किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि सुबह होने का इंतजार किया जाए। समीना ने मजीद कोई सवाल न किया। गुल रहमान दोबारा मलिक फिरोज और अमानुल्लाह की बातों में शरीक हो गया और समीना शारिक और नौलक्खे से सरगोशियां करने लगी। उनके चारों तरफ सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे। बाजिद खान खंडरों के बाहर किसी जगह बैठा पहरा दे रहा था। समीना खंडर की एक शिकस्ता दीवार के साथ टेक लगाए बैठी पत्थरों के बीच में उन कोयलों को घूर रही थी जो अलाव खत्म हो जाने के बाद सुलग रहे थे। उसके हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था और इस सन्नाटे में कभी कभी उसे यूं महसूस होता जैसे दुश्मन की फौज मार्च करते हुए बड़ी तेजी से इस तरफ आ रही हो। भारी फौजी बूटों की धमक उसे अपने सीने पर महसूस होने लगती और कभी यूं लगता जैसे टैंक धरती का सीना कूटते और अपने दहानों से आग उगलते हुए चले आ रहे हों और कभी गोलों की घनगरज सुनाई देने लगती। वो बार बार अपना सर झटक कर इन ख्यालात को जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये खौफनाक ख्यालात उसके दिमाग से गोया चिपक कर रह गए थे। उसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। ये कोई बहुत बड़ा कमरा था जिसकी छत गायब हो चुकी थी और दीवारें भी टूट फूट चुकी थी। एक दरवाजे की जली हुई चौखट दीवार में फंसी रह गई थी। वो सब इसी कमरे में सो रहे थे।
सामने वाली दीवार के साथ गुल रहमान, अमानुल्लाह, मलिक फिरोज और नजीबुल्लाह सोए हुए थे। बाजिद खान खंडर के बाहर पहरा दे रहा था। आधी रात के बाद नजीबुल्लाह को उसकी जगह लेनी थी। इस शिकस्ता चार दीवारी के अंदर समीना वाहिद हस्ती थी जो जाग रही थी। उसके जहन पर एक अजीब सा खौफ तारी था। इस मुल्क में खाना जंगी हो रही थी। तबाही की एक छोटी सी मिसाल इस बस्ती के अंदर खंडरों की सूरत में उसके सामने थी। कभी यहाँ भी जिंदगी से भरपूर कह कहे गूंजते होंगे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। अब यहाँ वीराना था। समीना इस बात से खौफजदा थी कि अगर जंगजू अफगानों की कोई टोली इस तरफ निकल आई तो ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अब वो भी नौलक्खे के जहन से सोच रही थी कि हाजी ने उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं की थी। उन्हें माल की एक खपत लाने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। स्मगलरों की सरगर्मियां आमतौर पर सरहद के आसपास के इलाकों तक महदूद रहती हैं ताकि माल लेकर फौरी तौर पर सरहद के दूसरी तरफ पहुंचा जाए। लेकिन ये लोग 5 दिन से सफर कर रहे थे और अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके थे। आखिर ये लोग माल लेकर वापस कैसे जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाजी ने वाकई किसी साजिश के तहत उन्हें यहाँ भेजा हो, वो खुद उनके खून से हाथ न रंगना चाहता हो और इस तरह उस पर कोई हर्फ भी नहीं आएगा। नौलक्खे ने भी शायद ठीक ही सोचा था। यही सब कुछ सोचते हुए बिलाखिर समीना की आंख लग गई और वो दीवार के करीब ही जमीन पर लेट कर सो गई।